इसके बाद आते हैं पाकिस्तान को एब्रम मिसाइल्स मिलने जा रही हैं और ये पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लिए काफ़ी परेशानी का या चुनौती का कारण बनेंगी। F-16 को अपग्रेड करेंगी और AIM-120 एमराम मिसाइल्स जो हैं, ये करीब-करीब 100 किलोमीटर की दूरी से किसी भी प्लेन को निशाना बना सकते हैं। और इसके अलावा सुनने में आया है कि बांग्लादेश भी $2.2 बिलियन के अंदर 20 चाइना के J-10 जेट्स खरीदने जा रहा है, जो 2026-27 में मिलेंगे। तो बांग्लादेश की एयरलाइंस की जो एयर डिफेंस की जो मजबूती है और एयर फोर्स की जो मजबूती है, वो भी अपने आप में इस टाइम क्या कहा है कि चिंता में डालने वाली है। तो भारत के पड़ोसी देशों में हथियारों की एक होड़ चल रही है। तो अमेरिका को AIM-120 नाम की ये एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। तो एक नई चुनौती तो मिलने जा रही है। इस किस्म का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इस टाइम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, तो इसके लिए एरेथियन कंपनी को $41.6 मिलियन का एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया गया और इसमें मिसाइलों के C-8 और C-3 वर्जन्स हैं। तो कुल डील की वैल्यू 2.5 बिलियन हो गई है। तो पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी ये एमराम मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। कितनी मिसाइल मिलेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पास पहले से पुरानी C-5 वर्जन की करीब 500 मिसाइल्स हैं, 500 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और अब ये C-8 वर्जन की जो नई मिसाइल्स हैं, अब वो उसको वहां पर लेके आ रहा है एयर टू एयर के अंदर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी अपने आप को काफी हद तक अब स्ट्रेंथन कर रहा है और बांग्लादेश अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। और बांग्लादेश के पास अभी तो करीब सुनने में आया कि 212 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सिर्फ 44 ही फाइटर जेट्स हैं और 36 जो है उसमें बहुत पुराने चाइनीज F-7 हैं और 8 MiG-29 भी हैं जो ठीक ठाक हैं। रशियन Yak-130 लाइट अटैक के लिए भी हैं इसमें और अभी जो 20 एयरक्राफ्ट जो खरीद रहे हैं, तो वो भी एक तरह से भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उस पर ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AIM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए, इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं, Meteor वगैरह है फ्रांस का, जो कि ज़्यादा रेंज है आराम से। अब देखिए, जो रेंज है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है। जैसे कि PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइनीज मिसाइल है एयर टू एयर BVR, उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है, निर्णायक हो जाता है एयर टू एयर फाइटिंग के अंदर कि भाई आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। हमारे भी आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 आ रहा है, जो कि 300 to 400 किलोमीटर का होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है, ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है, उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी
मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। हाँ, ये अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने यूएस का दौरा किया था, उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी, क्योंकि काफी इनके लड़ाई में खर्चे भी हुए हैं। आपने देखे बहुत सारे PL-15 मिसाइल गिरे हुए थे पंजाब हरियाणा के गांव में और बच्चे खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज कर दिया। तो तब ये डील वहां पे साइन हुई है और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में झूठ और फरेब की बुनियाद के ऊपर। बात कर रहा हूँ। और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, PBOC से कहते हैं, अभी इसमें 1.24 टन सोना और खरीदा है और अभी टोटल मिला के एग्जैक्टली 2303 यानी कि 2303 टन अब इनके पास सोना हो गया है। और ये बहुत ज्यादा है। और पिछले एक साल में करीब 40 टन सोना चाइना खरीद चुका है एक साल के अंदर अंदर, यानी कि नवंबर 2024 से अब तक 40 टन सोना खरीदा है। और ये सोना ऐसे टाइम में खरीदा जा रहा है कि जबकि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन बनी हुई है, और उनका जो सोने का जो वैल्यू भी है वो भी बढ़कर इस टाइम $370 बिलियन हो गया। आज की कीमत में $370 बिलियन का गोल्ड का उसके पास भंडार हो गया है। और चाइना का जो कुल फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी 7.7% हो गई है। जी हाँ, 7.7% है। 2025 में चाइना ने अब तक करीब करीब 22.5 टन सोना खरीदा है, जबकि 2024 में उसने 44 टन की खरीदारी की थी। इसका मतलब ये है कि चाइना लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है। बाकी देश भी खरीद रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कजाकिस्तान ने 8 टन सोना खरीदा है, जिसे 15 टन कई पूरा मिला के खरीदा गया है, जिसमें 8 टन तो सिर्फ कजाकिस्तान ने खरीदा है। बुल्गारिया, टर्की, उज्बेकिस्तान, घाना ने 2-2 टन खरीदा है। रशिया ने 3 टन और इंडोनेशिया ने 2 टन सोना बेचा है। आप सोचिए जरा, रशिया ने 3 टन बेचा है यानी कि उसको पैसे चाहिए थे, और इंडोनेशिया ने 2 टन सोना बेचा है। और जुलाई के एंड तक इस टाइम पूरा जो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं जैसे RBI है या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है, कुल मिला के 36,500 टन सोना मौजूद था। यानी कि जो गवर्नमेंट्स के पास कुल मिला के 36,500 टन सोना मौजूद है, और उसमें चाइना के पास एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे